इंग्लिश ऐसे के हवाले से हम तीन किस्म के सिनेरियोज़ को डिस्कस करेंगे। एक है जनाब वर्स्ट केस सिनेरियो, एक नॉर्मल सिनेरियो है और एक बेस्ट केस सिनेरियो है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेस्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है। वो ये है कि जब आपके सामने इंग्लिश ऐसे का पेपर आता है तो उसमें से मिसाल के तौर पे जो टोटल 10 टॉपिक्स हैं उनमें से 8 टॉपिक्स आपको आते हैं या 7 टॉपिक्स आपको आते हैं या 6 टॉपिक्स आपको आते हैं। दिस इज़ द बेस्ट केस सिनेरियो। इसमें फिर आपने सिलेक्शन करनी होगी कि अब ये जो मुझे 6 या 7 या 8 एसेस आते हैं इनमें से मैंने कौन सा अटैम्प्ट करना है। इसका बेहतरीन तरीक़ाकार जो है वो ये है कि आप ये देखें कि कौन से एसेस आपको कितने अच्छे आते हैं। उसके बाद नंबर 1, नंबर 2 आपने ये देखना है कि ये एसेस कितने लोग अटैम्प्ट करेंगे। एक होता है ना, ख्याल होता है जैसे कोरोना वायरस है। अब कोरोना वायरस पे ऐसे आपको आता है देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर कैंडिडेट्स, वो भी कोरोना वायरस पे ही कर रहे होंगे। इसी तरीके से टेररिज्म पे आ जाता है तो भी आपको पता है कि वो बहुत से लोग कर रहे हैं। इस तरह के एसेस को अवॉइड करें। आप उस ऐसे की तरफ चले जाएं जो आपके ख्याल में कम लोग कर रहे हैं। इतनी प्रेपरेशन के बाद आपको ये पता चल जाएगा वहाँ पे कि कौन सा ऐसे ऐसा है जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उसको ज़्यादा लोग नहीं कर रहे। तो उस ऐसे को सेलेक्ट करेंगे आप और उसके बाद आप उस पर लिखना शुरू कर दें। अब दूसरा जो नॉर्मल सिनेरियो है वो ये होता है कि आपको 2 या 3 एसेस जो है वो आते हैं। इसी तरीके से उन 2 या 3 एसेस को आप थॉरली जो है वो उनके टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आप ये सॉर्ट आउट करते हैं कि इनमें से कौन सा। उस वक्त आपने ये नहीं देखना कि ज़्यादा तादाद में कौन लोग कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना। उस वक्त आपने ये देखना है कि आप कौन सा ऐसे बेस्ट तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो आपने उस ऐसे का उसको सेलेक्ट करना है। तीसरे लेवल पे जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो ये होता है कि आपको एक ऐसे आता हो या खुदा ना खास्ता एक भी ना आता हो। अब इस सूरत हाल में आप क्या करेंगे, इसमें आप ये देखेंगे कि आप उन तमाम एसेस की असेसमेंट करें और बिल्कुल कूल डाउन होकर सोचने की कोशिश करें कि उनमें से कौन सा ऐसे है जिसमें आप मैक्सिमम लिख सकते हैं। पूरा ऐसे आपको नहीं आता, 2500 वर्ड्स या 3000 आप नहीं लिख सकते, तो कितना लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं। उस वक्त आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि आपको कोटेशंस याद आ जाएं। इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि 2 एसेस को आप मिक्स करके एक मिक्सचर सा बना के लिख दें। आपने वही ऐसे टू द पॉइंट लिखना है, चाहे आप 10 शीटों पे लिखें, 20 शीटों पे लिखें या 5 शीटों पे लिखें। टॉपिक से हटना नहीं है आपने। और उसके बाद ये है कि अगर आपको कोई भी ऐसे नहीं आता मिसाल के तौर पे, और ऐसी सिचुएशन है कि आप उस पर 1 पेज या 2 पेज से ज़्यादा नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब है कि यकीनी तौर पर आप उसको उसमें पास नहीं हो सकते। उस सूरत में फिर आप कोई भी ऐसे अटैम्प्ट ना करें, आप शीट पे कोई भी चीज़ अटैम्प्ट ना करें। उसका हाफ टाइम होता है पेपर का, वेट करें और उसके बाद चले जाएं। उससे ये होगा कि आपकी अटैम्प्ट काउंट नहीं होगी, वो अटैम्प्ट आपकी सेफ़ हो जाती है। इसके बाद अगली बात यह है कि पेपर हमने अटैम्प्ट कैसे करना है। तो उसमें आपके पास जो टोटल टाइम होता है वो 3 घंटे का टाइम होता है। पूरे 9 बजे सुबह जो है वो पेपर आपके पास पहुंच जाएगा। अब आपने ये करना होगा कि आप उस पेपर को जब स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे और आप सेलेक्ट कर लेंगे कि जनाब मुझे ये ऐसे करना, जितने आते हैं उन पर आप छोटा सा मार्क लगा लें। उसमें से फिर आप सेलेक्ट करें कि कौन सा बेहतरीन आपको आता है। फिर आप पेपर की बैक साइड पे चले जाएं, उसके ऊपर आप रफ़ की हेडिंग दे देंगे और फिर वहाँ पे आप आउटलाइन बनानी शुरू कर दें। अच्छा, ये आउटलाइन अगर आप एक ऐसे की बनाते हैं तो ठीक है, बेस्ट है। लेकिन 2 ऐसे एक जैसे आते हैं, 3 एक जैसे आते हैं, तो आप 2 भी बना सकते हैं। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो आपकी आउटलाइन है इसे 30 मिनट्स से आगे नहीं जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्यों है, 30 मिनट्स क्यों दिए जाते हैं इसको? इस वजह से कि सारा ऐसे इसी पे बेस कर रहा होता है। अगर आप यहाँ पे एक दफ़ा आउटलाइन वो जो रफ में आप बना रहे हैं या आप ठीक बना लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर आपका सारा का सारा पेपर उसी पे बेस करेगा। सो ये आपने परेशान नहीं होना कि रफ़ में मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 to 30 मिनट्स का जो टाइम है, 9:20 9:30 जो आम पेपर्स में ऑब्जेक्टिव का टाइम होता है, ये आपके पास रफ़ के लिए है। इसमें रफ़ में आउटलाइन बनाएं और कंप्लीट आउटलाइन बनाएं। उसके बाद फिर उस आउटलाइन को आप स्टडी करते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं रफ़ में ना, यानी यार ये पॉइंट्स पहले आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ये पॉइंट अगर आगे चला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये रिपीट तो नहीं हो रहा, ये ख़ास तौर पे जहन में रखिएगा कि एक बात जो एक पैरे में आपने कर दी वो दूसरे में रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें करने के बाद कुछ उस आउटलाइन में से आप चीज़ें काटेंगे, कुछ की आप नंबरिंग तब्दील करेंगे, ये 1 नंबर पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये, और उसके बाद आप उस आउटलाइन को नीट में लेकर आते हैं।
अब नीट में जब आपने आउटलाइन दे दी उसके बाद आपने ऐसे लिखना जो है वो स्टार्ट कर देना है। एक सवाल लोग ये करते हैं कि ऐसे जो है उसको हेडिंग्स में लिखना चाहिए या हेडिंग्स के बगैर लिखना चाहिए। तो मैं इस बारे में आपको ये कहूँ कि दोनों तरीक़ाकार ठीक है, दोनों चलते हैं। सिर्फ ये है कि जो हेडिंग्स के बगैर लिखा होता है वो ज़रा ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है, लेकिन उसमें जिस चीज़ का ख्याल आपने करना होता है वो ये है कि हर पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से लिंक होना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि एक पैराग्राफ में एक बात हो रही है, दूसरे में बिल्कुल ही अलग बात शुरू हो जाए। उसको किसी न किसी तरह दूसरे पैरे के साथ रिलेट होना चाहिए। जहाँ पे आप एक बात ख़त्म करते हैं वहीं से आपने दूसरी बात शुरू करनी होती है। इसमें जैसे अमूमन मैं एग्जांपल दिया करता हूँ कि आपने ये देखना है कि ड्रामा आप कोई देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं या सीजन्स देख रहे होते हैं। आजकल सीजन्स का ज़्यादा ट्रेंड है। सीजन्स में एक सीज़न ख़त्म होने के बाद ये नहीं होता कि अगला सीज़न देखने को दिल ना करे, यानी आपकी जो पहली एपिसोड है वो दूसरे से लिंक होगी, दूसरी तीसरे से होगी, तीसरी चौथे से होगी, और फिर इसी तरह सीज़न से लिंक्स होंगे। तो ये जो लिंक है ये आपने राइटिंग में भी उसी तरह से मेंटेन करना होता है। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा कि अगर आप हेडिंग्स के बगैर लिख रहे हैं तो फिर ये जहन में रख लीजिए कि आपका वो एक दूसरे के साथ लिंक बनना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आप हेडिंग्स के बगैर लिख रहे हैं तो आपने जो मार्क्स होते हैं उनको कंटेंट के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करना होता है। अगर तो आप 10 हेडिंग्स देते हैं तो उनमें से हर हेडिंग में 10 मार्क्स का मवाद होना चाहिए, तब वो 100 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। अगर आप 20 हेडिंग्स दे देते हैं, यानी हेडिंग्स और फिर सब हेडिंग्स मिला के, तो उन 20 में से हर एक में 5 मार्क्स का एटलीस्ट लिखा हो। ये जो 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का लिखा होता है, इसकी असेसमेंट आप कैसे करते हैं? वो ऐसे करते हैं कि जो बाकी पेपर्स में आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं वो 20 मार्क्स के होते हैं। यानी आप ये समझें कि करंट अफेयर्स के पेपर में आप 5 सवाल करके आ जाए या एक ऐसे लिख के आ जाए, ये दोनों बराबर हैं। तो हर हेडिंग में जो 5 हेडिंग्स आपने दी तो हर हेडिंग में 20 मार्क्स का आपने लिखना है। तो इसी तरतीब से पेपर को लेकर चलिएगा, इसी तरतीब से आपने उसकी हेडिंग्स बनानी होगी और इसी तरतीब से आपने उसके अंदर मवाद लिखना होगा। एक और चीज़ ऐसे के पेपर के हवाले से ये पूछी जाती है कि जनाब हमारी जो आउटलाइन है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि जो पेपर आप शुरू करते हैं तो उसका जो पहला हिस्सा होता है वहीं से आपने लिखना होता है, अगली शीट से नहीं लिखना होता। जो पहली शीट होती है जिसमें बिल्कुल ऊपर इंस्ट्रक्शंस होती है, नीचे थोड़ा सा मार्जिन होता है, वहीं से आप स्टार्ट कर देते हैं। तो वो वाला पेज और अगला पेज ये मैक्सिमम है, ये लिख लें। आउटलाइन इतनी इनफ होती है। जब आप बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं ना आउटलाइन में, तो वो चीज़ ख़राब करती है। अब एक बेसिक क्या, जैसे आपके पास कोई बुक होती है, कोई भी बुक आप पढ़ने लगते हैं तो उसका इंडेक्स होता है। अगर उसका इंडेक्स बहुत तफसीली हो जाएगा, 4-5 पेजेस का इंडेक्स हो जाएगा, आप उसको वहीं रख देंगे। लेकिन अगर एक पेज का इंडेक्स होगा तो आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि अच्छा इसके अंदर क्या है। दूसरी बात यह है कि आउटलाइन में बेसिकली जो आपने करना है वो ये है कि आपने क्यूरोसिटी छोड़ देनी होती है। आउटलाइन में आप इस तरह की लिखते हैं जिसमें क्यूरोसिटी होती है, जिसे पढ़ के ये दिल चाहता है कि इस हेडिंग में जाकर पढ़ें कि इसने क्या लिखा है। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। बाकी मेरा ख्याल है कि जो जनरल चीज़ें हैं वो तो सारी इस वक्त मैं स्पेसिफाई कर चुका हूँ। इसके बावजूद अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी ऐसे के हवाले से तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।